नमस्कार भैया बहनों, आज हम पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पुष्पी पादपों के ऊतक और ऊतक से बनने वाली विशिष्ट संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही अध्याय 5 में हमने पुष्पी पादपों के जड़, तना, पत्ती, इसके अलावा पुष्प, फल और बीज के बारे में हमने पढ़ा था। उनकी संरचना के बारे में और उनके कार्य के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना को पढ़ने से पहले हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना एवं व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जितने भी जीव है उन जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है, चाहे वह पौधे हो या जंतु हो। एनिमल एनाटॉमी के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स है उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। वहीं प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत हम पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक और ऊतक से बनने वाली जो संरचना है, जड़, तना, पत्ती, उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से एनाटॉमी जीव विज्ञान की एक ब्रांच या शाखा है। इस अध्याय में हम पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये एक पौधा है, पौधे की मार्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। जैसे पौधे की मार्फोलॉजी में हमने जड़, तना, पत्ती के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एक सामान्य पौधा है, इसमें भूमि के अंदर पाए जाने वाले भाग को हम जड़ कहते हैं। यह एक जड़ तंत्र है, रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम के बारे में अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऊपर की ओर जो प्रकाशीय भाग है इसे शूट सिस्टम मतलब कि तना तंत्र कहते हैं। तना तंत्र प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इस पर जो पत्तियां पाई जाती है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। अब हम इस अध्याय में पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यह एक पत्ती है, पत्ती को जब पतले सेक्शन में काटते हैं और उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो हमें इस पत्ती की आंतरिक संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें हमें पत्ती के आंतरिक भाग में पाए जाने वाली कोशिकाओं का समूह दिखाई देगा, जो अपने अपना कार्य अलग अलग प्रकार से करता है। जैसे कि पत्ती के ऊपर की ओर और निचले भाग पर दोनों तरफ एक एक जो है कोशिकाओं का स्तर पाया जा रहा है, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। यह जो है ऊपर की ओर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे जो है पेलिसेड पेरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह है जो कि इसको बना रहा है। इसी के बाद कुछ कोशिकाओं का समूह जाइलम और फ्लोएम बना रहा है। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, वहीं फ्लोएम भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। इसके अलावा इसमें ग्राउंड टिश्यू दिख रहे हैं, मतलब ग्राउंड सेल्स दिख रही है जो टिश्यू का निर्माण करती है। और ये लोअर एपिडर्मिस है जिस पर स्टोमेटा दिखाई देते हैं। इस प्रकार से पत्ती की आंतरिक संरचना है जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार यह तना है। इस तने की आंतरिक संरचना, जब तने का अनुप्रस्थ काट या सेक्शन काटते हैं और उसका माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तो उसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें ये चारों तरफ जो लेयर दिखाई दे रही है इसे हम एपिडर्मिस बोलेंगे। ये इसकी बाह्य त्वचा है। इसी के बाद इसके अंदर जो ये भाग दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस के बाद वाला भाग, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये वेस्कुलर कैम्बियम दिखाई दे रही है। वेस्कुलर कैम्बियम के दोनों ओर जो है जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। मतलब अंदर की ओर जाइलम है और बाहर की ओर फ्लोएम है, और मध्य भाग को पीथ बोलते हैं। इस प्रकार यह तने की आंतरिक संरचना है। इसी प्रकार यह जड़ है। जड़ की जब अनुप्रस्थ काट का सेक्शन काटेंगे तो उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन जब किया जाएगा तो इसकी आंतरिक संरचना इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें चारों तरफ हमें एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस पे रूट हेयर्स है, छोटे छोटे रोम के समान संरचना। इसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर के भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और कॉर्टेक्स के मध्य भाग में हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने हैं। जाइलम का काम जल और खनिज लवण का परिवहन करना है और फ्लोएम का काम भोज्य पदार्थ का परिवहन करना है। अब हम पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ऊतक एक समान उत्पत्ति और विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता हो ऊतक कहलाता है।
मतलब कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान एवं असमान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनकी उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समानता होती है, उसे हम ऊतक कहते हैं या पादप ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द एफ बिचट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी या औतेकी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से मार्सेलो मेलपिगी को जाना जाता है। इन्होंने ऊतक विज्ञान में बहुत अधिक कार्य किया है, इसलिए इन्हें ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी को। इसी के साथ ही पादप ऊतक मतलब कि प्लांट टिश्यू जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, जो पौधे में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। और साथ ही स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो विभज्योतक ऊतक से ही बनते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, जो परमानेंट रूप से स्थायी हो जाते हैं, उसको स्थायी ऊतक कहा जाता है। अब हम पादप ऊतक के अंतर्गत आने वाले टिश्यू को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। प्लांट टिश्यू मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभाज्योतक ऊतक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक के अंदर लगातार विभाजन की क्षमता होती है। विभाज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम मतलब पार्श्वी विभाज्योतक और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब कि अंतर्वेशी विभज्योतक। वहीं परमानेंट टिश्यू जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं, जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मतलब साधारण स्थायी ऊतक और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्थायी ऊतक। साधारण स्थायी ऊतक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। वहीं कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्थायी ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में ट्रेकिट, वेजल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर कोशिकाएं होती है। वहीं फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि विभज्योतक ऊतक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेरिस्टेम मतलब कि विभज्योतक मतलब कि जिसके अंदर लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वे जीवित होती है और उनके अंदर लगातार जो है पोषण मिलता रहता है, साथ ही उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और ये इनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती है, मतलब इनके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है और ये नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और उसी प्रकार इनके अंदर लगातार विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। तो लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं के समूह को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। अब इनमें विभाजन की क्षमता होने के कारण इन्हें फॉर्मेटिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर लगातार निर्माण करने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें निर्माण करने वाले ऊतक या फॉर्मेटिव टिश्यू कहा जाता है। साथ ही ये ऊतक जो है पौधे की ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में सहायता करते हैं। पौधे की वृद्धि, मरम्मत करना, पौधे के ऊपर कोई घाव होने पर उसकी मरम्मत करने का काम भी विभज्योतक ऊतक करते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसी के साथ ही इनकी सेल वॉल पतली होती है ताकि पदार्थ का आवागमन आसानी से हो सके। पदार्थ का मतलब कि जल और इसके अलावा खनिज लवण और अन्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक ऊतक से दूसरे ऊतक में आवागमन आसानी से हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी पौधे के वृद्धि क्षेत्र है जो ग्रोथ करते हैं लगातार, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे जा सकते हैं। साथ ही इनकी कोशिकाएं इतनी एक्टिव होती है कि उपापचयी रूप से सक्रिय होते, उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने में कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, विभाज्योतक ऊतक जो है पौधे के विभाजन वाले भागों में पाए जाते हैं। जैसे कि पौधे का जो अग्रस्त भाग है वो लगातार विभाजित होता रहता है और लंबाई में बढ़ता रहता है। उसी के साथ ही जड़ों में भी वृद्धि होती है। तो हम पौधे के जब विभाजित होने वाले भागों को निकालते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं, तो हमें उस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है और इसमें हम विभाज्योतक ऊतक का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि ये तना है और ये जड़ है। तने का हमने अग्रभाग लिया और उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया, तो इसमें हमें विभाज्योतक ऊतक अलग अलग स्तर पर दिखाई देंगे। जैसे कि
इस तने के शीर्ष भाग पे एपिकल मेरिस्टेम दिखाई देगा, जिसे हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं, जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। वहीं पौधे के तने के बीच बीच में कुछ मध्य भाग में कुछ प्रविभाजी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, उन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, जिन्हें हम अंतर्वेशी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। ये स्थायी ऊतकों के मध्य मध्य भाग में पाए जाते हैं, जो पौधे को बढ़ाते हैं, लंबाई में वृद्धि कराते हैं। इसी के साथ ही जो पौधे का तना है, इस तने के पार्श्वी भाग में जो ऊतक पाए जाते हैं उसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, जो पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसा कि विभाजोतक ऊतक का पहला प्रकार है शीर्षस्थ विभाजोतक, जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो पौधे के शीर्षस्थ भाग पर पाया जाता है। मतलब कि जड़, तने व उनकी शाखाओं के अग्र भाग पर जो ऊतक पाया जाता है, जो लगातार विभाजित होता रहता है, उसे शीर्षस्थ विभाजोतक या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यह पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है और साथ ही यह एक वृद्धि बिंदु है, मतलब ग्रोथ पॉइंट है, जो कि ग्रोथ को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। वहीं दूसरा भाग है पार्श्वी विभाजोतक, जिसे लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। यह जो है जड़ और तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है, जैसा कि हमने अभी चित्र में पढ़ा था, पार्श्व भाग में पाया जाता है। जब यह विभाजित करेगा और वृद्धि करेगा तो जड़ और तने की क्या है, मोटाई बढ़ने लग जाएगी, मोटाई में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगा। यह जो है वेस्कुलर कैम्बियम मतलब संवहन और कॉर्क एधा मतलब कॉर्क कैम्बियम में पाया जाता है। ये जो है आगे मोटाई में वृद्धि कर पौधे को मोटा बनाता है। वहीं अगला प्रकार है विभाजोतक का अंतर्वेशी विभाजोतक ऊतक, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। जब तने के बीच बीच में जो स्थायी ऊतक होते हैं, उन स्थायी ऊतकों के मध्य भाग में कुछ विभाजित ऊतक पाए जाते हैं, तो उसे हम अंतर्वेशी विभाजोतक ऊतक कहते हैं। यह तने की वृद्धि के समय स्थायी ऊतक के मध्य में कुछ विभाजोतक ऊतक के रूप में रह जाते हैं और यह आगे विभाजित होकर तने की लंबाई में सहायता करते हैं। इस प्रकार से हमने विभाजोतक ऊतक के प्रकार पढ़े हैं, जो कि अपना अलग अलग कार्य करते हैं और पौधे की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम प्ररो या तने के ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। यह सिद्धांत जो है विभाजोतक ऊतक के संरचनात्मक संगठन और विकास के बारे में बताता है और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो है एक वैज्ञानिक है, सिमिट 1924 ने दिया था। यह सिद्धांत जो है तने का जो शीर्ष भाग है उसके संगठन को समझाने के लिए उपयुक्त माना गया सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है शीर्षस्थ विभाजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के तल और दिशा पर आधारित सिद्धांत। सिमिट द्वारा जो यह सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत का जो समर्थन है वह एक वैज्ञानिक का नाम है फॉस्टर। फॉस्टर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं, उन पौधों के तने में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र क्या होता है, ट्यूनिका। ये जो है इस क्षेत्र को हम ट्यूनिका बोलते हैं। और दूसरा क्षेत्र होता है कॉर्पस, जो ट्यूनिका लेयर के अंदर की ओर होता है, उसे कॉर्पस क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें दो क्षेत्र होते हैं, ट्यूनिका क्षेत्र और कॉर्पस क्षेत्र। ट्यूनिका जो होता है ये बाह्य आवरण बनाता है और एपिडर्मिस बाहरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। यह जो क्षेत्र है इसे हम ट्यूनिका लेयर यानी ट्यूनिका क्षेत्र कहते हैं। यह पौधे के जो तना है, प्ररो है, उसके बाहरी आवरण का निर्माण करेगा, जिसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। और साथ ही बाहरी कॉर्टेक्स का निर्माण भी यह ट्यूनिका क्षेत्र करेगा। मतलब कि तने के जो बाहरी लेयर पाई जाती है उसका निर्माण ट्यूनिका लेयर करती है। इसी के साथ ट्यूनिका लेयर के अंदर की ओर जो क्षेत्र पाया जाता है उसे कॉर्पस क्षेत्र बोलते हैं। कॉर्पस क्षेत्र जो है ट्यूनिका से घिरा हुआ क्षेत्र होता है चारों तरफ से, और यह पेरिसाइकिल, संवहन मंडल और पित्त का निर्माण करता है। मतलब कि पौधे के आंतरिक जो भाग है, पौधे के आंतरिक भाग का निर्माण में कॉर्पस का महत्वपूर्ण योगदान है। यह जो है आंतरिक कॉर्टेक्स, उसी के साथ ही पेरिसाइकिल जो इसके चारों ओर पाई जाती है, और साथ ही संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और पित्त जो बीच में पाया जाता है तने के, इसका निर्माण कौन करता है, कॉर्पस करता है। इस प्रकार से ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत रहा, जिसने यह बताया कि पौधे के अंदर कौन सी लेयर किस भाग का निर्माण करती है। इसके अलावा
जड़ के लिए भी एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम है कार्पर केपे सिद्धांत। कार्पर केपे सिद्धांत जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, श्यूक 1917 ने दिया था। इसलिए हम याद रखेंगे कि प्ररो या तने का ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत होता है जो कि स्मिथ ने दिया था, वहीं जड़ के लिए कार्पर केपे सिद्धांत होता है जो कि श्यूक ने 1917 ने दिया था। अब हम स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। स्थायी ऊतक जो है ऐसे ऊतक होते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, उन्हें हम स्थायी ऊतक कहते हैं। मतलब कि स्थायी ऊतक भी विभाज्योतक ऊतक से ही बनते हैं। जब विभाज्योतक ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं, और स्थायी ऊतक अपना अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। मतलब जिन ऊतकों की कोशिकाओं में स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता नहीं होती है या खत्म हो जाती है, उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। स्थायी ऊतक का निर्माण जो है प्रविभाज्य कोशिका से होता है, जिसे विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है, उनसे ही इसका निर्माण होता है। साथ ही जितने भी स्थायी ऊतक है उनके अंदर विभेदन की क्षमता होती है, मतलब वो अलग अलग प्रकार से अपने आप को विभेदित कर देते हैं और अलग अलग काम करने के लिए अपना योगदान देते हैं। ये विशिष्ट कार्य करते हैं। और साथ ही स्थायी ऊतक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, सरल स्थायी ऊतक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू, वहीं जटिल स्थायी ऊतक मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। पौधों के अंदर पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक जो है एक समान कोशिकाओं से बना होता है। मतलब कि इसका नाम से स्पष्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसा ऊतक जो कि समान कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है, उसे हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। इनमें समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और स्वरूप में समांगी होते हैं। समांगी मतलब कि कोशिकाओं को देख लेंगे हम तो एक समान दिखाई देगी, कोई भी कोशिका में अंतर नहीं होगा, इसलिए इसे हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। सरल स्थायी ऊतक को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। मृदु ऊतक मतलब पेरेनकाइमा ऊतक, स्थूल कोण ऊतक मतलब कोलेनकाइमा ऊतक, दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। इसे हम पढ़ते हैं। सरल स्थायी ऊतक का सबसे पहला है पेरेनकाइमा मतलब मृदु ऊतक। मृदु ऊतक जो है इनकी जो ऊतक की कोशिकाएं होती है वो एक समान होती है, साथ ही इनकी जो कोशिकाएं वो जीवित होती है, और जीवित होने के साथ ही उनकी कोशिका भित्ति जो है वह पतली होती है। मतलब कि जो कोशिकाएं हैं जीवित और कोशिका भित्ति पतली होती है, और इनके अंदर जो है अधिक मात्रा में जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य के साथ ही इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब ये कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली भित्ति को हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से निर्मित होती है और साथ ही बहुत ही पतली होती है। इनके अंदर रिक्तिका या तो छोटी होगी या बहुत कम होगी, कम संख्या में रिक्तिकाएं पाई जाएगी। साथ ही ये सेल जो है इनकी कोशिकाएं गोल हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है, और इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। जैसे ये कोशिकाएं दो है, इन कोशिकाओं के बीच में जो ये अवकाश गैप पाई जा रही है इसको बोल रहे हैं अंतराकोशिकीय या इंट्रासेल्युलर एयर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश। यह जो कोशिकाओं का समूह है इसे हम पेरेनकाइमा को ऊतक बोलते हैं। इनकी जो कोशिकाएं, इनकी कोशिकाओं के मध्य में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और न्यूक्लियस के साथ ही इनके चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, और इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अब इस ऊतक का कार्य क्या होता है यह देखते हैं हम। जैसे कि विभाज्योतक ऊतक में ये पेरेनकाइमा ऊतक उपस्थित होते हैं, और साथ ही ये पौधे के घाव भरने और साथ ही पौधे में पुनर्जनन का काम करने, मतलब पौधे से कली का निर्माण कली का निर्माण करना, और साथ ही कलम को जोड़ने में भी पेरेनकाइमा ऊतक का कार्य होता है। मतलब कलम को जोड़ते हैं हम, कलम पौधे के अंदर कोई दूसरी कलम ला के जोड़ना है, या कलम को हमें किसी गमले में उगाना है, तो उनमें भी पेरेनकाइमा ऊतक का योगदान होता है। यह जो है स्टार्च और प्रोटीन और वसा इनके संचय का काम भी करती है। इनकी जो कोशिकाएं इतनी एक्टिव होती है कि इनके अंदर स्टार्च, प्रोटीन, वसा का संचय होता है। साथ ही अगर इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है तो इसे हमें क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और यह जो है प्रकाश संश्लेषण में भी कार्य करती है। इनकी कोशिकाएं जो है जल और अन्य पदार्थ के आदान प्रदान में सहायक होती है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। संग्रह ऊतक का कार्य करते हैं, क्योंकि स्टार्च, प्रोटीन, वसा का संचय करते हैं, इसलिए हम इसे संग्रह ऊतक के रूप में भी बुक कहा जा सकता है।
साथ ही जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में इनका योगदान है। जाइलम और फ्लोएम जो है, इनके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती है, जो कि जाइलम फ्लोएम का निर्माण करते हैं। यह भी एक पेरेन्काइमा कोशिका है, उत्तक है। पेरेन्काइमा उत्तक में कोशिकाओं का समूह है जो समान कोशिकाएं हैं। इनके अंदर ये जो स्पेस पाई जा रही है जिसे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस कहा जा रहा है। इसी के साथ ही इनके अंदर जो कोशिका द्रव पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वैक्यूल्स है, रसधानी बोलते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियस है और यह प्राइमरी सेल वॉल है। अब हम सरल स्थायी उत्तक का अगला प्रकार स्थूल कोण उत्तक, जिसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थूल कोण उत्तक जो है, जैसे कि ये कोशिकाओं का समूह है, इसे हम स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा कहते हैं। इसे स्थूल कोण मतलब कोलेनकाइमा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके किनारों पर थिकनेस पाई जा रही है, मतलब किनारे जो है उनके अंदर स्थूलन पाया जा रहा है, इसलिए इसे स्थूल कोण, कोने कोने पर इसमें स्थूलन पाया जा रहा है, इसलिए इसको स्थूल कोण या कोलेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती है और आकार में लंबी होती है। जो इनकी कोशिकाएं ये सभी जीवित है और आकार में थोड़ी पेरेन्काइमा की तुलना में लंबी कोशिकाएं। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते क्योंकि इनके प्रत्येक कोने पर स्थूलन पाया जाता है, थिकनेस पाई जाती है। यह या तो सेलुलोज का जमाव हो सकता है या लिग्निन का, मतलब सेल वॉल के प्रत्येक कोने पर सेलुलोज का जमाव हो सकता है या लिग्निन का हो सकता है, इससे स्थूलन बन जाता है। अब सेलुलोज का जमाव जब हो जाता है तो प्रत्येक कोशिका के बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, इसलिए इनके अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। यह जो है भूमिगत जड़ और एकबीजपत्री तनों में नहीं पाई जाती है, बाकी पौधों में स्थूल कोणोत्तक यानी कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। यह कोशिकाओं का समूह है। यह कोशिका जो है, इसके बीच में जो है रसधानी यानी वैक्यूल्स पाया जा रहा है, इसके बाहर जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है और यह सेल वॉल है। सेल वॉल में स्थूलन पाया जा रहा है। यह भी जो है सरल स्थायी उत्तक का दूसरा प्रकार स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा में स्थूलन पाया जाता है। अब कार्य पढ़ते हैं इसके। कार्य इसका यह है पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, जितने भी पौधे उनको यांत्रिक सहायता प्रदान करना और लचीलापन प्रदान करना। लचीलापन प्रदान करने में कोलेनकाइमा का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही इनके अंदर अगर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण का काम भी यह करते हैं और भोजन संचय का काम कोलेनकाइमा उत्तक करते हैं। सरल स्थायी उत्तक का अगला प्रकार हम दृढ़ उत्तक मतलब कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक, जैसे कि ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है और ये स्क्लेरेट है। इस प्रकार से स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की जितनी भी कोशिकाएं होती है वो प्रारंभ में जीवित रहती है, लेकिन उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे समाप्त होने के साथ ही वह सेल अब मृत हो जाती है, अजीवित हो जाती है। तो जितने भी स्क्लेरेनकाइमा उत्तकों की कोशिकाएं होती है वो मृत या अजीवित होती है। इनकी सेल वॉल में लिग्निन सुबेरिन नामक रसायन का जमा हो जाता है। जब इनकी सेल वॉल, जैसे कि यह एक कोशिका है, फाइबर है, तंतु है, इस तंतु के चारों ओर मतलब इस कोशिकी तंतु के चारों ओर जो सेल वॉल है मतलब कोशिका भित्ति है, इसमें जब लिग्निन या सुबेरिन का जमा हो जाएगा तो इसके बाहर से और अंदर से पदार्थ का आवागमन रुक जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि यह जो सेल है प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे कम पड़ने लग जाएगा और सेल मृत हो जाएगी और यह तंतु का रूप ले लेगी। तो इसलिए यह सेल जो है लिग्निन और सुबेरिन के कारण इसकी सेल वॉल मोटी हो जाती है अत्यधिक, और इसे लिग्निफाइड टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी कोशिकाओं के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार यह एक तंतु है जो कि स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। इसी प्रकार यह स्क्लेरिड्स है जो कि स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। इसमें बीच में जो भाग खाली भाग होता है जिसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसके अलावा इसके चारों ओर जो है थिक सेल वॉल पाई जाती है जिसमें लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है और इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। साथ ही इसमें छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, उसे हम पीट्स बोलते हैं। अब इसके कार्य पढ़ लेते हैं। यांत्रिक सहायता प्रदान करना पौधे को सबसे अच्छा यांत्रिक सहायता प्रदान करने का रोल स्क्लेरेनकाइमा का होता है। जाइलम वाहिका का निर्माण करना स्क्लेरेनकाइमा का महत्वपूर्ण लक्षण है। वहीं असामान्य स्थिति में तनाव या दबाव को सहन करने में पौधे को सक्षम बनाना स्क्लेरेनकाइमा का योगदान है। वाष्पोत्सर्जन को कम करने में भी स्क्लेरेनकाइमा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इस प्रकार से हमने इस भाग में विभाज्योतक उत्तक, उसके प्रकार और स्थायी उत्तक के प्रकार, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा है। अगले भाग में हम
परमानेंट टिश्यू मतलब इस स्थायी ऊतक के अंतर्गत आने वाले जटिल ऊतक मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।